नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि क्लासेस में। तो साथियों, सबसे पहले आज का जो मुख्य चैप्टर है वो है आपका दोस्तों यानी कि पॉलिटी। और पॉलिटी के साथ मैं आपको इस चैनल का सेकंड वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और इसी के माध्यम से आपके सारे जितने भी हमारे पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपको लेक्चर के अनुसार यानी कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 के अनुसार मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों साथ में आप लोग अंतिम तक बने रहेगा ताकि आपको सारे पॉइंट यहाँ पे सारे जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल की जो भी साथी हमारे साथ जो साथी है हमारे जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे वीडियो यहाँ जो पॉइंट हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटी यानी कि पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है आपका संविधान यानी कि संविधान की संरचना, संविधान बना कैसे और संविधान की क्या क्या मुख्य घटनाएं रही हुई है जिससे कि हमारे भारतीय संविधान की क्या हो रखा है दोस्तों, या हमारे भारतीय संविधान का जन्म हो रखा है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान बना कैसे। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि जो हमारा संविधान है यह 1950 में बना हुआ है या फिर इसकी जो रूपरेखा रखी गई है वो 1950 या फिर 1946 से जो 9 दिसंबर 1946 में जो पहली बैठक हुई है उसी को सबसे पहला संविधान की उत्पत्ति मानते हैं। तो साथियों, मैं आपको कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जन्म वैसे अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट 1773 से माना जाता है। अब आप कहोगे कि सर 1773 और 1950 इसमें बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया, तो 1950 और 1773 का क्या संबंध है, पहले हम इसमें थोड़ा सा आपको जिक्र से या डिस्कस करके हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे इसकी रूपरेखा रखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि आपको पता होगा कि जब ब्रिटेन ने जब भारत को गुलाम किया था तो कहा जाता कि उससे पहले उन्होंने लगभग 65 से अधिक देशों को क्या किया था, अपने उसमें गुलाम किया था। और उसी 65 देशों में से एक देश और था जिसको हम अमेरिका यानी कि आज की सबसे शक्तिशाली देश या सबसे पावरफुल देश कहा जाता है। अमेरिका भी लगभग ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। आपको पता होगा एक टी बोस्टन पार्टी हुई थी यानी कि जो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है अमेरिका की, जिसमें चाय का जो जहाज था उसको क्या कर दिया था दोस्तों, समुद्र में फेंक दिया था, जिससे कि 1773 में काफी ज्यादा उसमें विरोध देखने को मिला और अमेरिका ने जिस टाइप से विद्रोह किया और 1776 में अमेरिका क्या हो गया, आजाद हो गया। तो आपको पता होगा कि भारत में उसी कंडीशन को अगर हम देखें तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, भारत के अंतर्गत एक एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं 1773 का एक्ट। अब ये 1773 एक्ट को पहले हम समझते हैं कि ये लाया क्यों गया था। आपको पता होगा 1757 में एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध या फिर प्लासी का जो विद्रोह माना जाता है वो 1757 का माना जाता है। उसके बाद एक फाइनल जो अंतिम युद्ध होता है आपका 1764 में बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध ऐसे महत्वपूर्ण थे जिसमें भारत का बंगाल वाला जो क्षेत्र था वो लगभग सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ चुका था। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ चुका था तो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया था साथियों, बंगाल को अपनी उसमें कब्जा कर लिया था। जब ये कारणवश रहा तो 1773 में इन्होंने क्या किया, एक जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट लाया यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जिसको हम बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट लाया। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आप इसको बोल सकते हैं या फिर चार्टर एक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। आप कंफ्यूज मत होइएगा कहां पे रेगुलेटिंग एक्ट दिया जाता है आपको या फिर कहीं पे चार्टर एक्ट दिया जाता है। तो यह एक्ट दोनों एक ही है। और ये 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको थोड़ी सी और पावर दे दी और बंगाल का गवर्नर जनरल उसको क्या कर दिया गया, बना दिया गया। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1774 में ध्यान दीजिएगा, 1774 में एक फिर इसी 1773 के एक्ट को थोड़ा सा संशोधन किया गया और इसी संशोधन के तहत 1774 में बंगाल में, ध्यान दीजिएगा, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें दो पद यानी कि जो दो व्यक्ति थे उनको उपाध्यक्ष बनाया गया यानी कि दो जज रखे गए और उसमें से एक को क्या रखा गया, वहां पे चीफ जस्टिस रखा गया जिसका नाम आपसे पूछा जाता है। तो इनका नाम था एलिजा
एलिजा इम्पे इसको कहा जाता है साथियों। तो 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी? कोलकाता के अंतर्गत हुई थी। किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? 1773 एक्ट के माध्यम से हुई थी। और यह एक्ट क्यों लाया गया था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि उनको एक नियम कानून में रखने के लिए भारत में 1773 का एक्ट लाया गया। अब एक पॉइंट यहां पे फिर ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे संविधान की, और संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई भारत में, और किस तरीके से भारत में संविधान यानी कि नियम कानून किस तरीके से बने, इसकी मैं आपको सारा इतिहास यहां पे बता रहा हूं, जिससे कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पे ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए, ताकि आपको किसी भी जगह कोई भी कंफ्यूज्ड ना हो। ध्यान दीजिएगा। अब 1774 का मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, एलिजा इम्पे को यहां का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, और साथ में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसी के साथ आपको पता है ना साथियों, जब हमारे इसमें संशोधन किया जाता है, जब संशोधन होता है तो संशोधन में क्या होता है कि जो नियम होते हैं हमारे, उस नियमों को थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, ताकि जो आने वाली जो कंडीशन यानी कि जो आने वाला हमारा समय है उसको उसके हिसाब से लेके जाया जा सके, जिससे कि जो समय हमारा चल रहा है। तो वही कंडीशन इन्होंने यहां पे किया। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, और उन्होंने इसी के साथ यहां पे 2 से 3 एक्ट और लाए जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1781 का एक्ट माना जाता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट माना जाता है, और एक माना जाता है 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये तीनों एक्ट क्यों लाए गए थे? इसी तीनों एक्ट में बताया गया है कि इस एक्ट में जो 1773 में जो चीजें छूट चुकी थी, उन चीजों को इसमें क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब 1773 हमारा लगभग यहां पे समाप्त हो गया है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1781 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें कहा गया कि अब जो भी हम संशोधन करेंगे, यानी कि जो भी हम इस चार्टर एक्ट में जो भी संशोधन या फिर चेंजिंग करेंगे, वो हम हर 20 साल के अंदर चेंजिंग करेंगे। तो आपको देखने को मिलता है 1773 का पहला चार्टर एक्ट, 1793 का दूसरा चार्टर एक्ट, 1813 का तीसरा चार्टर एक्ट, 1833 का चौथा चार्टर एक्ट, और अंतिम जो चार्टर एक्ट माना जाता है साथियों, ये माना जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। पहले आज हम इसकी पूरी जानकारियां आपको देंगे, उसी के साथ फिर हम जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा उसमें हम संविधान की सारी रूपरेखा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे संविधान की नींव रखी गई, और संविधान शब्द कहां से लिया गया, या संविधान शब्द पहली बार कब बोला गया था, इसकी भी जानकारियां हम आपको इसी लेक्चर के माध्यम से देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा 1773, इतने सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपने कॉपी पेन पकड़ा तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। 1786, 1784, 1781, इसको क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है? 1781, 1784, 1786 के 3 एक्ट को, यानी कि जो इसको चार्टर एक्ट नहीं कहेंगे आप, खाली संशोधन एक्ट बोल सकते हैं इसको। ये संशोधन एक्ट माना जाता है इनको। इन 3 एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, जिसमें कहा गया कि अब हम जो क्या कहते हैं चार्टर एक्ट में जो बदलाव करेंगे, वह 20-20 साल के बाद क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। तो काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण कंडीशन बन जाती है। और उसी के साथ 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह ध्यान देना है कि 1773 के बाद दूसरा चार्टर एक्ट कब लाया गया। अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों 1813 का चार्टर एक्ट। ध्यान दीजिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप कहेंगे सर कि ये 1813 का इतना महत्वपूर्ण क्या चार्टर एक्ट है, इसमें क्या क्या चीजें बदलाव हुई थी? तो पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करते। देखिएगा, आपको मैंने अभी बताया कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1864 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद पूरे भारत में या फिर बंगाल का जो क्षेत्र था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी रूप से क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। इसको रेगुलेटिंग करने के लिए 1773 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहां पर इन्होंने एक नींव रखी थी, इन्होंने कहा था कि जब तक हम भारत में हैं तब तक हम भारत में क्या करेंगे? एक ब्रिटिश एक मतलब ब्रिटिश ही कंपनी क्या करेगी? यहां पे व्यापार करेगी। उसके अलावा जो भी यूरोप की कंपनियां हैं वो कोई भी व्यापार यहां पे नहीं करेगी। इससे पहले इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, यानी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी यहां पे मतलब व्यापार नहीं कर सकती भारत के अंतर्गत। तो ये जो पॉइंट था आपका, इसको 1813 में क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये,
इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, आप लोग क्लियर कीजिएगा इसको। 1813 में एक पॉइंट यानी कि एक जो सबसे फैक्ट माना जाता है इसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आप कहोगे साहब ये एकाधिकार था क्या, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार था क्या। एकाधिकार का मतलब था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अकेले जो व्यापार कर रही थी, अब वो अकेले व्यापार ना करके ब्रिटेन की जितने भी छोटी मोटी कंपनियां हैं या फिर यूरोप की जितनी भी कंपनी है वो क्या कर सकती, भारत में व्यापार कर सकती है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इसी को बोला जाता है एकाधिकार की समाप्ति। अब एकाधिकार समाप्ति कहने का तात्पर्य यह हो गया कि पूरी तरह से इसको बंद खत्म नहीं किया गया। इसमें दो जो व्यापारी थे यानी कि जो दो व्यापार थे उसको सिर्फ किसके अंतर्गत रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ध्यान दीजिएगा 1813 में जो एकाधिकार समाप्त किया गया इसमें दो अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रखे गए। एक तो अधिकार था आपका, ध्यान दीजिएगा, एक था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन का व्यापार, यानी कि चीन के साथ जो व्यापार करेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चाय का जो व्यापार होगा भारत में वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अदर जितने भी हमारे व्यापार हैं उसमें सभी भागीदार रहेंगे, सब अपना अपना अलग अलग व्यापार करेंगे और उसकी सारी गणपूर्ति जो करेगा वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो करेगा। और इसी में क्या रखा गया, इसका एक पॉइंट रखा गया। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था, इन दोनों व्यापार को छोड़कर एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर का जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बस इसी पॉइंट को आपने 1813 का चार्टर एक्ट में याद करना है, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। अब बात आती है 1833 का चार्टर एक्ट, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आप बोलोगे कैसे, हालांकि सभी चार्टर एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चार्टर एक्ट ऐसे हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब 20 साल में हो रहे। देखो ये 1773 20 साल ऐड किया, 1793 20 साल ऐड किया, 1833 20 साल ऐड किया, 1713 1773 1793 1813 1833 और 1853, ये 20 साल के क्या इसमें गैपिंग है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था तो इसमें कहा गया था कि अब हम चार्टर एक्ट क्या करेंगे, 20 साल के अंदर का चेंज करेंगे। तो किया भी कुछ ऐसे इन्होंने। अब 1813 तो हम समझ पाते हैं, लेकिन 1833 में हुआ क्या था देखिएगा साथियों। मैंने भी आपको बताया था कि जो 1773 का चार्टर एक्ट था उसमें कहा गया बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। वैसे ही 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें कहा गया कि भारत यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसे क्या कर दिया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1813 तक, अब 1833 के बाद इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का जब गवर्नर जनरल बन जाता है तो मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। आपको पता है ना साथियों, जैसे हमारे यहां भारत का राष्ट्रपति है अभी प्रेजेंट में, जैसे भारत का राष्ट्रपति हुआ करता था वैसे ही इस समय यहाँ के क्या होते थे, ये बंगाल के यानी कि जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, इनका जो पावर था वो भारत के राष्ट्रपति के अनुसार था। अब मैंने कहा संविधान की नींव कहां से आई है, देखो साथियों, बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पावर एक जैसा था। अभी जो हमारा पावर है वो भी एक जैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि नाम चेंज है। यानी कि जो गवर्नर जनरल हुआ वो भारत का क्या बन चुका है, राष्ट्रपति बन चुका है। बस इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अभी जब संविधान आपको लास्ट अंतिम चरण में पहुंचेगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर करना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ ये काफी ज्यादा आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की आपकी जो तैयारियां चल रही है, ये काफी ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिएगा साथियों, 1833 में बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद कई सारे चेंजिंग आए, वो चेंजिंग हम जब पॉइंट गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके अंतर्गत चेंजिंग की गई। बस आपने इतना पॉइंट ध्यान देना है कि किस तरीके से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। ये पॉइंट मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। तो साथ ही उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट। ये अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 1857 में फिर क्रांति हो जाती है और उसी 1857 की
क्रांति के साथ चार्टर एक्ट को समाप्त करके फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है जिसमें वायसराय, अब ये वायसराय क्या था इसको भी फिर हम समझाएंगे, पहले हम इसको समझते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1853 में एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जब 1853 का चार्टर एक्ट लाया तो इन्होंने कहा कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी क्या कर सकते हैं, यहां पे समाप्त कर सकते हैं। देखिएगा ये पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने वहां से ही घोषणा की कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है यानी कि जो शासन व्यवस्था चला रही है, इस शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कर सकते हैं कभी भी, हालांकि डेट इन्होंने नहीं दी, इन्होंने इतना कहा कि अब हम इसको कभी भी क्या कर सकते हैं, यहां पे समाप्त कर सकते हैं। और कुछ हुआ भी ऐसे ही, कुछ समय के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है जिसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से क्या कर देती है, समाप्त कर देती है राजनीति से, उनको सिर्फ व्यापार करने देती है और राजनीतिक सारा कार्यभार किसके अंतर्गत आ जाता है, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है और 1853 में यहां पर कई सारे उत्पत्ति मतलब कुछ चीजें उपलब्धियां भी हुई हैं। अब ये उपलब्धियां हम आपको बाद में समझाएंगे, जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे आप भारत के वायसराय पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉइंट वाइज होगा वो फिर हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से इसमें क्या क्या बना हुआ है। अब 1853 में इन्होंने कहा कि अब भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी चल रही है इनकी जो राजनीतिक शक्तियां हैं हम इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और मैंने आपको बताया कि 1857 में जब क्रांति होती है तो उसके बाद 1858 में एक एक्ट लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, और इसी भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं वह पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये था एक चार्टर एक्ट का पॉइंट जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आपको कि सर संविधान, तो आप बात कर रहे हैं संविधान की, बात कर रहे हैं पॉलिटी की, तो यहां पे आपने गवर्नर जनरल हिस्ट्री में चले गया। ये हिस्ट्री पढ़ाने का मेन कारण क्या था ये भी आप समझो, क्योंकि आप अगर ये हिस्ट्री अगर आप समझ जाओगे तो भारत का संविधान आप समझ जाओगे कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि रेगुलेटिंग मतलब क्या था दोस्तों, कि किसी देश को या किसी जगह को रेगुलर करना, यानी कि वहां पर क्या करना, नियम कानून को बसीड़ देना। तो इस तरीके से यहां पे क्या हुआ, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी तरह से 1858 का जब एक्ट आया तो उसमें कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी राजनीतिक शक्तियों को समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद भारत में जो डायरेक्ट शासन करेगा वो कौन करेगा, वहां की महारानी यानी कि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो यहां पे क्या करेगा, डायरेक्ट शासन करेगा। तो इस तरीके से यहां पे क्या रहा दोस्तों, पॉइंट रहा। अब 1853 यहां पे चला, 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है जिसको भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। साथियों इसको चार्टर एक्ट नहीं कहोगे आप, इसको अधिनियम कह सकते हैं आप, कि ये एक्ट के रूप में जाना जाता है। और 1858 एक्ट के तहत भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इस गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये वायसराय था क्या, मैंने आपको बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद जो ब्रिटिश की जो रानी थी यानी कि जो वहां के राजा थे उन्होंने डायरेक्ट भारत में क्या करना स्टार्ट कर लिया, शासन करना स्टार्ट कर लिया। अब शासन करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो खुद आके यहाँ पे शासन करे, उन्होंने क्या किया, अपने व्यक्ति को यहाँ पे भेजा। जैसे आपको पता होगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य में भी शासन करता है, लेकिन वो खुद तो यहाँ पे आता नहीं है, वो क्या करता है, अपने प्रतिनिधित्व को भेजता है, जिसको हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, भारत का राज्य का क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। जैसे राज्य का राज्यपाल राज्य में शासन करता है, वैसे ही भारत में जो वायसराय था वह रानी के अंतर्गत, यानी कि जो वहां की रानी थी या राजा था उसके अंतर्गत ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे शासन कर रहे थे। इसलिए कहा जाता वॉइस। वॉइस मतलब क्या हो गया, आवाज। ध्यान दीजिएगा, वॉइस का मतलब क्या हो गया, आवाज, और राय का मतलब क्या हो गया आपका, राजा, यानी कि राजा का डायरेक्ट आवाज कहां पर शासन करेगा, देश के अंतर्गत शासन करेगा। तो इस तरीके से यहां पे एक्ट चलता है, अधिनियम चलते हैं, और इसी अधिनियम में कई सारे आपको अधिनियम पढ़ने को यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे 1861 का अधिनियम है, उसके बाद 1892 का अधिनियम है, फिर 1909 का अधिनियम है,
1909 का अधिनियम है और उसके बाद फिर 1919 का अधिनियम है और 1919 अधिनियम के बाद लास्ट अधिनियम 1935, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसके बाद एक अंतिम जो हमारा अधिनियम आता है 1947 का, और इसी के बाद हमारे भारत में संविधान की एक रूपरेखा रखी जाती है और 1950 में हमारा संविधान पूरी रूप से बनकर तैयार हो जाता है साथियों। तो ये एक पॉइंट था इस अधिनियम को, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर का जो जो कार्य हो रखे हैं उस कार्य को फिर हम आपको समझाएंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हमारे ये चार्टर एक्ट हैं, ये चार्टर एक्ट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भारत का संविधान कैसे बना। तो साथियों आज ये वीडियो यहां पे मैं समाप्त करना चाहूंगा और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे आगामी एग्जाम्स हैं ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।